डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन युनिव्हर्सिटी. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण विषय हिंदी का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS203। इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसकी प्रथम इकाई भारतीय नाट्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। उसकी रूपरेखा अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर भारतीय नाट्य परंपरा का प्रारंभ, नाटक की उत्पत्ति, नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास, संस्कृत नाट्य परंपरा, फिर है अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा, जिसमें मराठी नाटक, बंगला नाटक, उड़िया नाटक, गुजराती नाटक और कन्नड़ नाटक आएंगे, और अंत में आएगा सार बिंदु। इस इकाई को हमने दो भागों में विभाजित करा है, जिसमें प्रथम भाग में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, फिर भारतीय नाट्य परंपरा का प्रारंभ, नाटक की उत्पत्ति, नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास और अंत में आएगा संस्कृत नाट्य परंपरा। दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाग में अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा, जिसमें मराठी नाटक, बंगला नाटक, उड़िया नाटक, गुजराती नाटक, कन्नड़ नाटक आदि आएंगे, और अंत में सार बिंदु। इस इकाई के अंतर्गत इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य में भारतीय नाट्य परंपरा के बारे में जान पाएंगे, नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई उसे जान पाएंगे, नाट्य परंपरा के क्रमिक विकास को जान सकेंगे, संस्कृत नाट्य परंपरा से अवगत हो सकेंगे, अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य परंपरा से अवगत हो सकेंगे। मित्रों, जब हम बात करते हैं नाटक की तो नाटक एक अध्ययन विधा है। हम जानते हैं कि साहित्य में मुख्य रूप से दो विधाएं चलती हैं, गद्य और पद्य। गद्य और पद्य दोनों में अंतर क्या है? पद्य में आ जाएगा महाकाव्य, खंडकाव्य, कविता आदि, और गद्य के अंतर्गत जिन जिन विधाओं का समावेश होता है आज हम उसकी बात करेंगे। आधुनिक युग को, जैसे हम बात करते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल के अंतर्गत इतने गद्य की विधाएं हमारे सामने आती है जो पौराणिक काल में नहीं थी। गद्य के साहित्यिक विधा की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा नाटक, फिर निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य काव्य, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, व्यंग्य, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र और संस्मरण। ये सभी गद्य की अलग अलग विधाएं हैं। गद्य कई प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए नाटक है तो नाटक, और दूसरा है एकांकी, तो भूमि में जिसको निभाया जाता हो उसको नाटक या एकांकी कहेंगे। फिर निबंध, समीक्षा, उपन्यास, और उपन्यास और कहानी, जिस प्रकार नाटक है उसी प्रकार उपन्यास भी गद्य की विधा है, लेकिन उपन्यास को हम रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। नाटक और एकांकी को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। फिर कहानी वही है, नाटक और उपन्यास सेम, और एकांकी जो है वो छोटी होती है और कहानी भी छोटी होती है। गद्य काव्य, जीवनी और आत्मकथा, किसी व्यक्ति या साहित्यकार ने अपने बारे में लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे आत्मकथा, और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिखा गया है तो उसको कहेंगे जीवनी। फिर यात्रा वृतांत, कोई साहित्यकार कहीं पर बाहर घूमने गया हुआ है और वहां पर कोई साहित्य लिखे, वहां की चीजों के बारे में हमें बताए, वहां क्या क्या दृश्य उसने देखे हुए थे उसके बारे में हमें चर्चा करे तो उसको कहेंगे यात्रा वृतांत। फिर व्यंग्य, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी आदि गद्य के अलग अलग विधाएं हैं। तो गद्य विधा के अंतर्गत बहुत सारी विधाएं आती हैं, उसमें से एक है नाटक, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। नाटक की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि नाटक के लिए एक स्टेज होना अनिवार्य है, और स्टेज के सामने कुर्सियां या कुछ रखा गया होगा जिस पर ऑडियंस बैठ सके। अब नाटककार
नाटक ऐसा ही लिखता है जिसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। ऐसे दृश्यों का हमें निर्माण करना है जो रंगमंच पर आसानी से उपलब्ध हो सके या जिसको निभाया जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, क्योंकि रंगमंच बहुत सीमित होता है, उसमें आपको बहुत छोटे से स्थान में बहुत कुछ दिखाना होता है। तो नाटक इस प्रकार का होना चाहिए जो रंगमंच पर निभाया जाए। रंगमंच में जो व्यक्ति नाटक निभा रहा है या प्ले कर रहा है, सामने ऑडियंस उसको देखते हैं। जो भाव, जो रस, जो व्यक्ति रंगमंच पर उपस्थित है उसके मन में जो भाव है, वही भाव ऑडियंस के मन में भी, या कहे कि सहृदय के मन में भी आ जाए, तो उसको एक हम कह सकते हैं कि वह नाटक या एकांकी सफल नाटक माना जाएगा या सफल एकांकी मानी जाएगी। रस का निर्वहन करना अति अनिवार्य है। नाटक की अगर जब बात करते हैं तो भारतीय नाट्य परंपरा का प्रारंभ कब हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं। वैदिक काल से ही भारत में नाटक की परंपरा चल रही है। नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। मतलब हमारे हिंदू शास्त्र में 4 वेद हैं, उसमें नाटक को पंचम वेद के रूप में कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से श्रृंगार आदि रस लेकर सर्वसाधारण के लिए इसकी रचना की है। पंडित सीताराम चतुर्वेदी नाट्य उपस्थिति की कथा का उल्लेख करते हुए दृढ़तापूर्वक लिखते हैं। मतलब पंडित सीताराम चतुर्वेदी नाट्य उत्पत्ति की कथा का उल्लेख करते हुए दृढ़तापूर्वक लिखते हैं, नाट्य का प्रयोग हमारे देश में अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, उसकी परंपरा कभी लुप्त नहीं हुई। भरत मुनि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि लोकप्रिय विधा बन गई है। नाटक को भरत मुनि ने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि वह एक लोकप्रिय विधा बन गई है। प्रारंभ में मनुष्य ने जब किसी कार्य या घटना का या अनुभव का वर्णन करके दिखाया होगा, तभी नाटक की सहज ही उत्पत्ति हो गई होगी। नाट्य परंपरा का क्रमिक विकास अगर हम देखें तो वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल तथा बौद्ध काल में नाटकों का अभिनय किया जाता था। महाभारत में रंभाभिसार के अभिनय का विशद वर्णन उपलब्ध है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अमृत मंथन तथा त्रिपुर दाह जैसे नाटकों का उल्लेख किया है। पतंजलि ने भी कंसवध तथा बलिवध जैसे नाटकों का उल्लेख अपने महाभाष्य में किया है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्र की प्रस्तावना में भास, सौमिल, कविपुत्र आदि का उल्लेख किया है। नाट्य परंपरा वैदिक युग से निरंतर चलती हुई वर्तमान युग तक अपनी उसी धारा में प्रवाहित होती दिखाई देती है। इसका विकास निरंतर हो रहा है। संस्कृत नाटक की परंपरा जो चल रही है उसकी अगर हम बात करें तो जो तथ्य उपलब्ध है उसके आधार पर भास को संस्कृत नाट्य साहित्य का एक ऐसा प्रथम नाटककार कह सकते हैं जिसके नाटकों में पूर्णता दिखाई देती है। मतलब भास के नाटक में वह पूर्णता दिखती है जो आधुनिक नाटक में हम देख सकते हैं। भास के पश्चात संस्कृत नाट्य परंपरा में कालिदास का नाम श्रेष्ठ नाटककारों में शामिल है। राहुल शाकुंतलायन ने अश्वघोष को संस्कृत का पहला नाटककार कहा है। इसमें संस्कृत नाट्य परंपरा में जो नाटककार हुए हैं उसकी चर्चा चल रही है। मतलब जिस युग में, जिस समय में जो नाटककार श्रेष्ठ था, जिन्होंने नाटक विधा लिखी हुई है, उनकी बात चल रही है। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के श्रेष्ठ नाटककार रहे हैं। इसके उपरांत महाकवि भवभूति, क्षेमेंद्र, सुदरक आदि प्रमुख नाटककार रहे हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में नाटक का विकास हुआ, उसका बीज संस्कृत नाटक ही है। मतलब आज नाटक का जो रूप हमें देखने को मिल रहा है उसका जो बीज है या बेज है जिसको हम कहते हैं, तो वो संस्कृत नाटक ही है। पहले संस्कृत नाटक में जो लिखा गया है उसी के आधार पर रंगमंच, रंगभूमि, नाटककार या जो नाटक को दर्शा रहे हैं वही सभी पात्र उसी प्रकार से गढ़े गए हैं जो पात्र संस्कृत में दिखाए गए थे। संस्कृत साहित्य बहुत ही पुराना है और वैदिक काल से चल रहा है। अब वैदिक काल यानी रामायण महाभारत से भी पहले का काल, उस समय से ही नाटक विधा लगातार भारत में चल रही है। गद्य की अन्य विधाएं नहीं है, जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, ये आदि गद्य की नई विधाएं हैं।
जबकि नाटक को हम गद्य की नई विधा नहीं कह सकते। एक प्रकार से नई विधा में ही आता है, आधुनिक काल के अंतर्गत ही नाटक आता है, लेकिन उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि आधुनिक काल में 1850 के बाद ही नाटक लिखने का आरंभ हुआ था। नहीं, भारत में वैदिक काल से ही नाटक का आरंभ हो गया था, तभी से नाटक विधा चल रही है। रामायण महाभारत से लेकर बौद्ध काल से लेकर आज तक वो विधा चल रही है। प्रसाद जैसे नाटककारों ने उस विधा को बखूबी निभाया है और उसको शिखर तक पहुंचाया है। तो नाटक विधा के बारे में हमने चर्चा की, तो संस्कृत नाटक की भी बात हुई। आगे हम बात करेंगे भारतीय अन्य भाषाओं, मान लीजिए कि भारत में बंगला भाषा है, गुजराती है, कोई भी अलग अलग भाषा है, कन्नड़ है, तो उसमें संस्कृत से आगे निकलकर किस प्रकार नाट्य विधा ने अपना स्थान रखा, उसकी भी हम बात करेंगे। इसलिए हमने इस चैप्टर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ताकि सरलता से हम नाटक विधा के ऊपर बात कर सके। नाटक जो है उसको निभाने के लिए, उसको मतलब प्रस्तुत करने के लिए अच्छे कलाकार का होना भी आवश्यक है। अच्छा कलाकार ही, जो लेखक ने लिखा गया है, लेखक द्वारा जो लिखा गया है, उसको रंगमंच पर पूर्ण रूप से न्याय दे पाएगा। अगर कलाकार सही ना रहा तो नाटक का जो रस है, वो रस ऑडियंस तक, यानी कि जो रसास्वाद करते हैं, सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उसको देखेंगे तो उसके मन में वही रस उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। जो साहित्यकार जिस रूप में लिख रहा है, अब श्रृंगार रस है, वीर रस है, वीर रस की बात चल रही हो और कलाकार उसको अच्छे से निभाए ना, अगर उसको अच्छे से निभा नहीं पा रहा है तो उसमें उसकी कमी है और ऑडियंस के साथ सहदय के दिमाग में वह उस रस को उत्पन्न नहीं कर पाएगा, जिसको हम कहते हैं कि रस का संप्रेषण करना, एक जगह से रस को दूसरी जगह पर पहुंचाना, साधारणीकरण करना, तो वह नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण नाटक जो विधा है वो पूर्ण रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नाटक का रंगमंच पर निभाने के लिए अच्छे कलाकार का होना आवश्यक है। अच्छी ऑडियंस, अगर सहदय अच्छे रहे तो उसको ग्राह्य कर पाएंगे और साहित्यकार द्वारा भी ऐसा नाटक लिखा जाना चाहिए जो रंगमंच पर प्रस्तुत हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने नाटक के प्रथम भाग, नाट्य कला जो है उसके बारे में प्रथम भाग में रखा गया है। द्वितीय भाग में हम नाटक की जो अन्य भाषाओं में जो नाटक लिखा गया है उसकी बात हम करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।